हेलो गाइस, माय नेम इज आकांक्षा वाजपेयी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे सब जानते हैं कि केबीएस ने अपनी जो एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज़ कर दी है। केबीएस की जितनी भी पोस्टें हैं उनके लिए एग्ज़ाम कब होना है उसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी बना के रखा है। अगर आपने को नहीं पता है इस बारे में तो पहले आप जाके वो शॉर्ट विजिट कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम किस दिन होना है। आज मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का एक प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने अपनी साइकोलॉजी में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं आपको हिंदी का और एसएसटी का भी प्रैक्टिस सेट है वो अवेलेबल करवाऊंगी, और मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट डाल भी रखे हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं, जो आपकी केबीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ है। तो अगर नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित करें तो कौन सा आयाम हुआ है, तो हमारे जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं कुछ इस प्रकार हैं कि नंबर 1 है भाषा विकास, नंबर 2 है नैतिक विकास, नंबर 3 है संवेगी विकास और नंबर 4 है संज्ञानात्मक विकास। तो अगर हम विकास का कौन सा आयाम, नोम चॉम्स्की, जैसा आप जानते हैं कि नोम चॉम्स्की एक बहुत ही अच्छा नाम है जो हमारे साइकोलॉजी में पूछा जाता है। अगर वो हम हिंदी की बात कर ले, इंग्लिश की बात कर ले, तो हिंदी इंग्लिश में भी ये नाम बहुत पूछा जाता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी एलएडी किसने दिया है, तो वो भी हमारा किसने दिया है, नोम चॉम्स्की ने। तो आपको पता चल गया होगा कि वो किससे संबंधित है, वो हमारे संबंधित है भाषा विकास से। किससे संबंधित है, हमारे भाषा विकास है, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से हमारे संबंधित है नोम चॉम्स्की जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप में होती हैं, यानी कि हमारा स्वभाव होता है उसमें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो आधारभूत रूप में किस प्रकार से होती हैं। तो हमारे ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि अधिगामित होती हैं, जन्मजात होती हैं, अभिग्रहित होती हैं कि सांस्कृतिक होती हैं। अगर हम अपने स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करें तो वो आधारभूत रूप में कैसी होती हैं, तो वो हमारी होती हैं जन्मजात। कैसी होती हैं, वो हमारी जन्मजात होती हैं। ठीक है, जन्मजात हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। हमारे दिए गए इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में कोई भी सिद्धांत नहीं दिया है। तो हमारे ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि वी.एफ. स्किनर ने नहीं दिया है, सिगमंड फ्रायड ने नहीं दिया है, गोल्डन आल्पोर्ट ने नहीं दिया है कि रेमंड वी कैटल ने नहीं दिया है। अगर हम बात करें व्यक्तित्व की यानी कि पर्सनैलिटी की, तो उस बारे में किसने अपना कोई भी सिद्धांत नहीं दिया था, वो हमारे नहीं थे बी.एफ. स्किनर। कौन नहीं थे हमारे, वो हमारे नहीं थे बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर जो थे वो हमारे अधिगम से संबंधित हैं, उन्होंने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। तो बी.एफ. स्किनर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना दी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया है। अगर हम बात करें हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना दी मॉर्गन की, जिन्हें हम मॉर्गन या फिर मुरे भी कहते हैं, तो उनके द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया है, तो हमारे ऑप्शंस इस प्रकार हैं। कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 वाक्य पूर्ति परीक्षण, नंबर 2 16 व्यक्तित्व आयाम, नंबर 3 कथानक संप्रत्याय परीक्षण, नंबर 4 चित्रकुंठा परीक्षण। अगर हम बात करें मुरे तथा मॉर्गन द्वारा, तो उनके द्वारा जो परीक्षण निर्मित किया गया था वो किया गया था कथानक संप्रत्याय परीक्षण। ठीक है, कथानक संप्रत्याय परीक्षण हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कि एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है। मतलब एक जो बालक होता है उसकी वृद्धि यानी कि ग्रोथ अच्छे से हो तो उनसे कौन सा कारक संबंधित नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 होता है पोषण, नंबर 2 होता है स्वास्थ्य, नंबर 3 होता है निद्रा, नंबर 4 होता है अधिवास। अगर हम बात करें पोषण की, तो पोषण तो होता है जिसे हम न्यूट्रिशन भी कहते हैं। जैसे आप जानते हैं, अगर एक बात है कि एक व्यक्ति को अगर पोषण प्राप्त ना हो तो उसमें क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। और कुपोषण हो जाएगा तो उसका कहीं पैर कमजोर होगा, कहीं हाथ कमजोर होंगे, या उसकी बॉडी कमजोर होगी और कई बीमारियों से वो ग्रसित हो जाएगा। तो उसकी वृद्धि कैसे होगी, तो उसकी ग्रोथ भी बिल्कुल बेकार होगी। तो यही संबंधित नहीं है, तो हमारा पोषण तो संबंधित है। दूसरा कह रहा है हमारा स्वास्थ्य। अगर हम स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ की बात करें तो वो भी हमारे संबंधित है, किससे, वृद्धि से। क्योंकि हर वक्त मान लीजिए अगर आप एक हैं, अब एक छोटे से बालक को देखते वो हर वक्त बीमार रहता है,
तो अब क्या वो अच्छे से अपना डेवलप कर पाएगा उसका माइंड, क्या अच्छे से अपनी उसकी वृद्धि हो पाएगी, क्या उसके हाथ पैर अच्छे से डेवलप हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो स्वास्थ्य भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा कह रहा है निद्रा, तो निद्रा भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जानते हैं अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो कैसे वो चलेगा, तो आपका दिमाग भी विकसित नहीं हो पाएगा, आपकी वृद्धि भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो निद्रा भी है। चौथा हमारा कह रहा है अधिवास, जी हाँ हमारा संबंधित नहीं है पूछा है तो हमारा अधिवास सही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों अधिवास, अधिवास का मतलब होता है कि डोमिसाइल यानी कि निवास, और निवास और वृद्धि से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधिवास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्त आवाचिक परीक्षण है। अगर हम बात करें कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता की बात करें यानी माइंड के लेवल पे पूछा है कि संस्कृति मुक्त आवाचिक परीक्षण है, तो हमारे ऑप्शंस कुछ बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, नंबर 2 वेस्टलर वेस्क बुद्धिमत्ता मापक, नंबर 3 भाटिया बैटरी, नंबर 4 स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो अगर हम परीक्षण बुद्धिमत्ता की बात करें उसका संस्कृति मुक्त आवाचिक परीक्षण की बात करें तो वो हमारी सही हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। क्या सही हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो हमारा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर में, जैसा आप जानते हैं कि गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ताओं के बारे में बात की थी। तो हमारी अंतःव्यक्तित्व बुद्धिमत्ता नंबर 1 है हमारा अंतःव्यक्तित्व बुद्धिमत्ता, तो ये तो हमारी सम्मिलित है। दूसरा कह रहा है प्राकृतिक, तो ये भी हमारी सही है। तीसरा कह रहा है संवेगिक, और फिर हमारा कह रहा है कि अस्तित्वकारी, तो कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है। अंतःव्यक्तित्व बुद्धिमत्ता की बात तो उन्होंने की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, हाँ सही बात है, गार्डनर ने प्राकृतिक बुद्धिमत्ता यानी नेचुरल इंटेलेक्चुअल की भी बात की थी। आगे कह रहा है संवेगिक, तो नहीं, इन्होंने गार्डनर ने संवेगिक की बात नहीं की थी, तो हमारे गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारे गलत हो जाएगा। चौथा हमारा कह रहा है अस्तित्वकारी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, इसने नहीं पूछा है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, संवेगिक जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है, यानी कि क्रिएटिविटी किससे संबंधित है, ये पूछा है। क्रिएटिविटी की बात करें तो अत्यधिक चिंतन से नहीं, अगर हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो क्रिएटिविटी होगी, बिल्कुल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो हमारा जो अत्यधिक चिंतन वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा हमसे पूछ रहा है कि अधिचिंतन, अधिचिंतन मतलब वही ज़्यादा सोचना, तो ये भी हमारा संबंधित नहीं है। फिर हमारा है विमर्शी चिंतन, नहीं, इससे भी नहीं कोई फायदा होगा। अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्ट थिंकिंग, इंग्लिश में देख लीजिए क्या रहा है, डाइवर्ट थिंकिंग मतलब एक साथ कई सारी चीज़ों के बारे में सोचना, तो ये हमारी मतलब हम मान लीजिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में कोई ऐसा सवाल आता है जो हमारी जियोग्राफी से भी संबंधित है, थोड़ा बहुत पॉलिटी से भी संबंधित है, तो हम सबको एक साथ मिक्स कर सकते हैं, तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे, तो वो हमारी होती है डाइवर्ट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन। तो ये बहुत ही अच्छी चिंतन है, तो रचनात्मक चिंतन में यही चिंतन हमारा संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। अगर हम मानसिक विमंदित पद की बात करें तो उसको किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, मतलब पहले हम कहते थे कि वो मानसिक विमंदित पद है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कहते हैं, अब हम उसको किस नाम से जानते हैं, बौद्धिक अयोग्यता। दूसरा कह रहा है मानसिक कमजोरी, तीसरा कह रहा है बौद्धिक पिछड़ापन, चौथा कह रहा है बौद्धिक प्रतिकूलता। अगर हम बात करें मानसिक विमंदित पद को हमने किसके साथ प्रतिस्थापित किया है, तो वो हमने किया है बौद्धिक पिछड़ापन के साथ। हम ये नहीं कहते कि ये मानसिक रूप से विमंदित है, हम ये कहते हैं कि इसके अंदर बौद्धिक है वो थोड़ा कम है, यानी कि उसके बाद थोड़ा कम दिमाग है, यानी बौद्धिक रूप से थोड़ा पिछड़ा हुआ बालक है, थोड़ा ठीक लगता है ना बालक को। तुम ऐसे नहीं कह सकते कि तुम मानसिक रूप से विमंदित हो, तुम दिमाग तुम्हारा कम बेकार है, ऐसे नहीं कह सकते ना बच्चों से, तो हम क्या कह सकते हैं बौद्धिक पिछड़ापन। ठीक है, हमारा बौद्धिक पिछड़ापन आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। व्यक्तित्व यानी कि हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की, इसकी सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है,
तो कौन सी है? हमारा पहला कह रहा है स्तर है, दूसरा कह रहा है सामान्य, तीसरा कह रहा है स्थायी और चौथा कह रहा है अनूठा। तो व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा की बात करें तो वो हमारा सामान्य है, बिल्कुल सही बात है। अनूठा ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि यूनिक है। और स्थायी यानी कि इंड्यूरिंग, ये भी सही है, लेकिन जो स्टेबल है वो नहीं है। हमारा जो व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी है वो उसका विकास होता ही रहता है, वो रुकती नहीं है, यानी कि स्टेबल नहीं होती है कभी भी। तो हमारे व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के बारे में ये ऑप्शन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। और इसने पूछा भी हमसे क्या है कि सत्य नहीं है, तो आपकी नहीं वाले पे ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे सवाल काफ़ी पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि पढ़ने से संबंधित अधिगम की अक्षमता को क्या कहा जाता है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू रीडिंग इज टर्म्ड एज। तो कहते हैं, डिसकैल्कुलिया कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं कि डिसथाइमिया कहते हैं। अगर हम पढ़ने से संबंधित बात करें यानी रीडिंग से संबंधित बात करें तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। अगर हम पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता की बात करें तो वो हमारे डिसलेक्सिया सही हो जाएगा। जैसे आपने एक मूवी भी देखी होगी तारे ज़मीन पे, जिसमें आमिर खान और छोटा सा बच्चा जो होता है ईशान, वो होता है, उसमें जो उसके पास जो अक्षर होते हैं वो जो बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा होता है वो उसकी कहता है कि ये घूम रहे हैं, यानी कि ये उड़ रहे हैं, क्योंकि उसे पढ़ने से संबंधित अक्षमता होती है, यानी कि उसे कौन सी बीमारी होती है? डिसलेक्सिया बीमारी होती है। ठीक है, दूसरा हमारा कह रहा है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया जो होती है जिसमें हमारी जो गणना संबंधी है वो हम गलत कर बैठते हैं, यानी कि हमें जोड़ घटाना भाग इन सब करने में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि हम अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, तो उसे कौन सी बीमारी कहते हैं? डिसकैल्कुलिया। फिर हमारा आता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो होता है वो हमारा किससे संबंधित होता है? ग्राफ का मतलब होता है लिखना। डिसग्राफिया हमारी संबंधित है लिखने से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी कि अधिगम क्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जो न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालक हैं, यानी कि एक बालक से जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं, तो उस बालक को हम किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? उसे हम अपराधी बालक कहेंगे, विशिष्ट बालक कहेंगे, प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक यानी डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन कहेंगे, या फिर हम बैकवर्ड चिल्ड्रन यानी कि पिछड़े बालक कहेंगे। तो हम ऐसे बालक को अपराधी बालक तो कह ही नहीं सकते। अगर एक बालक है जिसके पास कुछ परिस्थितियों के कुछ आधारभूत सुविधाएं यानी कि कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही तो वो अपराधी बालक नहीं कहलाएगा, ना ही वो विशिष्ट बालक कहलाएगा, ना ही पिछड़ा बालक। उस बालक को हम कहेंगे प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। क्या कहेंगे? प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, यानी कहेंगे उसे डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। अगर हम बात करें कुसमायोजन की तो कौन सा व्यवहारात्मक लक्षण है? आक्रामकता है, चिंता है, असुरक्षा है कि उदासीनता है। अगर हम बात करते हैं लक्षण की तो वो हमारा होता है आक्रामकता होता है, यानी कि एग्रेशन होता है। क्या होता है? अग्रेशन। ठीक है, होता है, चिंता नहीं होता है, उदासीनता भी नहीं होता है और असुरक्षा भी नहीं होता है। याद रखना, कुसमायोजन का जो व्यवहारात्मक लक्षण होता है वो आक्रामकता होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, यानी कि एक ऐसा बालक जो विशेष आवश्यकता वाला बालक है उसके साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। पाठ्यक्रम का विविधीकरण, दूसरा कह रहा है खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, तीसरा कह रहा है भिन्न शिक्षण विधियां और चौथा कह रहा है कि विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो इसने पूछ रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो नहीं पे ध्यान देना, कौन सी नहीं है? ये हमारी है कि खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, ये नहीं है। मान लीजिए एक बालक है, उसे विशेष आवश्यकता वाला बालक है, ठीक है, उसके लिए पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई बालक को दिखाई नहीं देता है तो उसके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे, कोई बालक को सुनाई नहीं देता है तो उसके लिए चित्र वाली सामग्री का प्रयोग करेंगे। भिन्न शिक्षण विधियाँ, जी हाँ, तो भिन्न शिक्षण विधियाँ वही कि अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो हम ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे, और अगर आपको सुनाई नहीं देता है तो हम चित्र विस्तारक यंत्र चित्र वाले प्रयोग ज़्यादा करेंगे, और अगर आपको कम समझने में आपकी बुद्धि कम है तो आपको बार बार समझाएंगे। तो और फिर होता है विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। हाँ, ये भी सही है कि विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण दे सकते हैं, लेकिन खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास ये हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे हमसे पूछ रहा है कि इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादक शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम के निम्न के द्वारा समझाता है। अगर हम बात करें इवान पावलोव की, तो जैसे हम जानते हैं कि इवान पावलोव जो थे वो हमारे शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित थे, जिसमें दिया भी गया है शास्त्रीय अनुबंधन संबंधित है। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और इन्होंने क्लासिकल कंडीशन की भी बात कही थी इन्होंने किससे संबंधित थे? अधिगम के द्वारा। इनके अधिगम किसके द्वारा समझाया गया है? पुनर्वलन के द्वारा समझाया गया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सहचार्य के द्वारा समझाया गया है। तीसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि अनुकरण के द्वारा, और चौथा कह रहा है अंतर्दृष्टि के द्वारा। अंतर्दृष्टि नहीं हो जाए, क्योंकि अंतर्दृष्टि की बात कही थी कोहलर जैसे आप जानते हैं कि कोहलर और ने क्या किया था, एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और वो हमारे अंतर्दृष्टि से संबंधित है। दूसरा हमारा कह रहा है सहचार्य। जी हाँ, सहचार्य हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अगर हम बात करें इवान पावलोव की, तो ये हमारे सहचार्य से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो बालकों के लिए कौन सी अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? नंबर 1 प्रतिबिंबम, नंबर 2 तर्क, नंबर 3 परिपक्वता, नंबर 4 कल्पना। तो एक बालक होता है उसके लिए कौन सी नहीं है? प्रतिबिंबन भी होता है, तर्क भी होता है और कल्पना भी होती है। लेकिन हमारी जो ये परिपक्वता होती है, ये हमारी संबंधित नहीं होती है बालकों के अधिगम की प्रक्रिया के रूप में। ठीक है, प्रतिबिंबम होता है यानी रिफ्लेक्शन होता है, तर्क यानी कि आर्गूमेंट भी होता है, कल्पना यानी कि इमेजिनेशन भी होता है। छोटे छोटे बालकों में इमेजिनेशन ज़्यादा होता है कि वो एक सपनों की दुनिया में ही खोए रहते हैं, यानी वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। यानी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी छोटे से बालक में नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि अधिगम में पुरस्कार और दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो अधिगम में अगर पुरस्कार और दंड की बात करें तो हमारी अवधारणा है प्रतिपादित की गई थी B.F. स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? B.F. स्किनर हमारा सही हो जाएगा। यल थॉर्नडाइक नहीं, इन्होंने नहीं की थी। कोहलर और काफ्का ने भी नहीं की थी। अल्बर्ट बंडूरा ने भी नहीं की थी। हमारा सही आंसर हो जाएगा B.F. स्किनर। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? B.F. स्किनर सही आंसर हो जाएगा। तो अधिगम में पुरस्कार और दंड की अवधारणा यही लेकर आए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि अगर हम बात करें लर्निंग की, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम हमारे व्यवहार में परिवर्तनीय है। दूसरा कह रहा है अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है। तीसरा कह रहा है अधिगम अभ्यास के द्वारा प्रभावित होता है। और चौथा कह रहा है कि अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। अगर हम अधिगम यानी कि लर्निंग की बात करें, तो अधिगम हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम हमारे व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। जो अधिगम है वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तीसरा कह रहा है कि अपेक्षित रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा होता है कि अधिगम अभ्यास के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतनी अच्छे हमें लर्निंग होगी, तो अभ्यास के द्वारा प्रभावित होता है। चौथा कह रहा है कि अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। नहीं, ये बात हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि जन्मजात प्रक्रिया कैसे हो सकती है? अगर बच्चे अभ्यास ही नहीं करेगा, ये सोच कर कि हमारे पास तो सीखने की, हमारे मम्मी पापा साइंटिस्ट है तो हम भी साइंटिस्ट बनेंगे, ये सोच ले बालक, और कुछ पढ़े ही ना तो साइंटिस्ट बिना पढ़े तो बन नहीं जाएगा। तो एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये नहीं होती है। इसने हमसे नहीं पूछा है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि कॉन्सेप्ट मैपिंग इन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हूम? यानी कि शिक्षा में अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा सुझावित किया गया था? तो हमारे ऑप्शन से कार्ल जुंग, मार्टिन सेलिगमैन, नॉमी चॉम्स्की और जोसेफ डी नोवाक। तो जिसे हम बात करें नॉमी चॉम्स्की थी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारे किससे संबंधित थे? भाषा से संबंधित थे। और इससे पूछ रहा है अवधारणा मानचित्र यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग की, तो वो हमारे संबंधित है जोसेफ डी नोवाक। कौन से हमारे संबंधित है? जोसेफ डी नोवाक हमारे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कि शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? यानी कि हमारे 4 शिक्षण के उद्देश्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शिक्षण का प्रकार नहीं है? तो हमारे कुछ इस प्रकार से हैं ऑप्शंस कि संज्ञानात्मक शिक्षण, वर्णनात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और मनोगत्यात्मक शिक्षण। जैसे आप जानते हैं कि B.S. ब्लूम ने शिक्षण के सिद्धांत दिए थे कि संज्ञानात्मक शिक्षण दिया था, ये तो हमारे सही हो जाएगा। फिर भावात्मक शिक्षण की बात इन्होंने कही थी और मनोगत्यात्मक शिक्षण की भी बात कही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी वर्णनात्मक शिक्षण की बात नहीं की थी। ठीक है, तो ये हमारे गलत हो जाएगा, इसने हम नहीं पूछा है, तो हमारा ये वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि निग्रता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को क्या कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है। मस्तिष्क विप्लव युक्ति, स्वामित्व अधिगम युक्ति, समस्या समाधान युक्ति के अन्वेषण युक्ति। अगर हम निग्रता से विचारों की सूची के एकत्रण द्वारा विशिष्ट समस्या के समूह रचनात्मक विधि की बात करें तो वो हमारा सही हो जाएगा मस्तिष्क विप्लव युक्ति। ठीक है, हमारा मस्तिष्क जो विप्लव युक्ति है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। प्रगति और परिणाम का ज्ञान, अंतर व्यक्तित्व समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना और आकांक्षा स्तर। अगर हम बात करें कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका की तो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित किससे नहीं है, तो वो हमारे संबंधित नहीं है अंतर व्यक्तित्व समायोजन से। किससे संबंधित नहीं हो जाएगा, अंतर व्यक्तित्व समायोजन। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की तो 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। नंबर 1 हमारा व्यवसायिक कुशलताएं सिखाना, नंबर 2 होता है बिना बोझ के सिखाना, नंबर 3 से शैक्षणिक गतिविधियों को सिखाना और नंबर 4 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन तो सबको पता है वो हमारा था बिना बोझ के सिखाना। ये हमारी टैग लाइन ही थी, बिना बोझ के सिखाना यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमसे पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात करें तो पहला हमारा दिया गया 6 से लेकर 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो ये तो हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, ये भी सही है। तीसरा है माध्यमिक शिक्षा के लिए, तीसरा है प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है कि अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, यही हमारे गलत हो जाएगा। 60 नहीं, ये हमारे कितने हैं 45 आवर्स है। कितने हैं 60 की जगह पे 45 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारे गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया। अगर शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें तो उसके विकास में किसने योगदान नहीं दिया। तो हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 कार्ल लेविन, नंबर 2 B.R. बकिंगम, नंबर 3 स्टेफन एम कोवे, चौथा है स्टेफन एम कोरे। तो हमारा कार्ल लेविन ने तो दिया था, B.R. बकिंगम ने भी दिया था, स्टीफन एम कोरे ने भी दिया था। लेकिन शिक्षा में अगर क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें तो उसमें स्टीफन एम कोरे ने कोई भी योगदान नहीं दिया है और इसमें हमसे पूछ रहा है नहीं दिया है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। हमारा पहला है क्रमसूचक मापनी, दूसरा है नामिक मापनी, तीसरा है आनुपातिक मापनी, चौथा है समय अंतराल मापनी। एक हमारे थे शिक्षा मनोविज्ञान में थे स्टीवन, उन्होंने 4 मापनी दी थी। नंबर 1 दिया था आपका नामिक मापनी, नंबर 2 उन्होंने दिया था क्रमसूचक मापनी, नंबर 3 उन्होंने दिया था अंतराल मापनी और नंबर 4 उन्होंने दिया था अनुपातिक मापनी। ठीक है, उन्होंने समय अंतराल के बारे में बात नहीं की थी तो हट जाएगा। और इसमें क्या है न्यूनतम प्रयोग, तो सबसे न्यूनतम वाला था हमारा नामिक मापनी। क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा नामिक मापनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्न मनोविज्ञान में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। अगर बाल विकास के सिद्धांतों की बात संबंधित नहीं है, नंबर 1 जीन पियाजे, नंबर 2 अब्राहम मास्लो, नंबर 3 अल्बर्ट बंडूरा, नंबर 4 ले वाइगोत्स्की। और बाल विकास के सिद्धांतों से बात करें तो वो हमारे अल्बर्ट बंडूरा संबंधित नहीं है और संबंधित नहीं है अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है। अगर हम बात करें कि भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है तो जुड़वा बच्चों का अध्ययन, दत्तक ग्रहण अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण के समवयस्क समूह अध्ययन। अगर आनुवंशिकता की भूमिका की बात करें तो वो हमारे जुड़वा बच्चों का जो अध्ययन है ये हमारी विधि वैध नहीं है। ठीक है, बाकी अभिभावक वाली भी सही हो जाएगी, समवयस्क वाली भी सही हो जाएगी और दत्तक वाली भी हमारी सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली देही तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी जो एक व्यक्ति होता है उसकी दिखाई देने वाली जो दैहिक और जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं उनको किस रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। नंबर
नंबर 1 हमारा है प्रोटोटाइप, नंबर 2 कार्योटाइप, नंबर 3 फिनोटाइप, नंबर 4 जीनोटाइप। अगर एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की बात करें तो वो हमारी हो जाएंगी फिनोटाइप। क्या हो जाएंगी हमारी? फिनोटाइप सही हो जाएगा। आते हैं आगे, हमसे पूछ रहा है कि किसी परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। एक परिप्रेक्ष्य के अनुसार जो बाल विकास होता है वो शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। हमारे ऑप्शन ऐसे, हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वातावरणीय, नंबर 2 सामाजिक, नंबर 3 जैविक, नंबर 4 मनोवैज्ञानिक। तो किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट एवं तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो वो हमारा सही हो जाएगा जैविक। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जैविक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे आने वाले KPS और रीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अगर साइकोलॉजी किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है उसमें ये बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, जैसे रीट है, CTET है, UPTET है, किसी भी एग्जाम के लिए। तो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।